नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दास स्टडी समटेसी पर। आज हम देख रहे हैं एमपी टेट का कुछ ईवीएस का टॉपिक वाइज चैप्टर है। यूनिट 4 में कुछ भोजन का चैप्टर दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या है भोजन क्या है। भोजन ऐसे पदार्थ भोजन के रूप में जाने जाते हैं। भोजन के बारे में देखिए क्या है। ऐसे पदार्थ भोजन के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें मानव शरीर की उपयोगी ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसमें उपयोगी ऊर्जा प्राप्त होती है, सबकी बात नहीं कर रहा, जिसमें उपयोगी ऊर्जा की प्राप्त हो रही है वही भोजन है। भोजन की आवश्यकता क्या है आवश्यकता देखिए। भोजन की आवश्यकता कैसे कैसे हो रही। त्वरित ऊर्जा की प्राप्ति हो रही। शरीर निर्माण के लिए, अरे वृद्धि हो रही, मोटा हो रहा है, वही है शरीर निर्माण। अनुवांशिक पदार्थों के लिए कह रहा है। और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह है कि जो सुरक्षात्मक हो रहा है, नियामक हो रहा है, वो 4 तरह से हमें भोजन की आवश्यकता हो रही। त्वरित ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। त्वरित ऊर्जा का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति। शारीरिक विकास का निर्माण, शरीर निर्माण हो रहा है, मोटा हो रहा है, बड़े हो रहा है, वृद्धि हो रही। अनुवांशिक पदार्थों के लिए बात कर रहा है ये। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए 4 तरह से इसकी आवश्यकता हो रही है। 4 भागों में इस तरह से बांटा भी हुआ। आइए आगे इसको देखते हैं कि भोजन के स्रोत के बारे में क्या बता रहा है। भोजन के स्रोत 2 तरह से हैं, इसको देखिए। एक हो रहा है कि पादप से प्राप्त हो रहा है भोजन, एक हो रहा है कि जीव जंतु से प्राप्त हो रहा है। पादप से क्या प्राप्त हो रहा है? गेहूँ है, चावल है, चना है, ठीक है। और जीव जंतु से प्राप्त होने वाला क्या है? मांस, अंडा, दूध है। आगे देखिए क्या है। भोजन के स्रोत हमें 2 समझ में आ गए। एक पादप से प्राप्त हो रहा है, एक जीव जंतु से प्राप्त हो रहा है। पादप से प्राप्त होने वाला तो आपको पता है कि जो भी अनाज है, जो कुछ भी हम खाते हैं शाकाहारी में, सारा चीज़ वो पादप से प्राप्त हो रहा है, पेड़ से प्राप्त हो रहा है। और जो जीव जंतु वाला है ना, ये क्या है? मांस है, अंडा है, मछली है, दूध भी जीव जंतु से ही प्राप्त हो रहा है। उसको भी आप देखिए। भोजन के घटक क्या है? भोजन के घटक देखिए। भोजन की उत्पत्ति के आधार पर तथा उसकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देखिए क्या है। उपयोगिता के आधार पर जो भोजन के घटक 4 बताए गए हैं, उसको देखिए क्या है। ऊर्जा उत्पादक घटक, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? ऊर्जा उत्पादक घटक हो गया एक। तो ऊर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा है? ये वसा और कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा उत्पादन कहाँ से हो रहा है? वसा और कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है। शरीर निर्माण एवं विकास का घटक है। शरीर निर्माण एवं विकास, जहाँ शरीर निर्मित हो रहा है प्रोटीन से, मतलब ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। और जो शरीर का निर्माण हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो प्रोटीन खाओ और बॉडी सॉडी बनाओ। उपापचय नियंत्रण घटक, उपापचय नियंत्रक घटक जो है, तो इसमें विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। मतलब ऊर्जा उत्पादक घटक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट हो गया। और शरीर निर्माण कौन कर रहा है? बॉडी कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। और उपापचय नियंत्रक घटक यानी सुरक्षात्मक, ये पाचन वाला देखो आप, सुरक्षात्मक हो गया और ये नियामक हो गया। ये विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। और एक और मिलेगा आगे देखिए। चौथा क्या है? अनुवांशिक घटक। ये न्यूक्लिक एसिड यानी नाभिकीय अम्ल। यानी कि हमारे पास कौन से हो गए? 4 हो गए। एक तो ऊर्जा उत्पादक घटक कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गया। ऊर्जा उत्पादक क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट हो गया। शरीर निर्माण करने वाला कौन सा है? प्रोटीन हो गया। और उपापचय नियंत्रक घटक कौन सा हो गया? विटामिन और खनिज लवण वाला हो गया। ये 3 हो गए। और एक अनुवांशिक घटक हो गया। अनुवांशिक घटक में कौन सा आ रहा है? वो नाभिकीय अम्ल कह लीजिए, इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड कहिए। दूसरा तत्व दिया है। एक तरह हमने देखा 4 प्रकार से बांटा है इसको, उपयोगिता के आधार पर। अब प्राप्त तत्वों के आधार पर बांटा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, अरे भोजन, ये इस तरह का। तो अब देखिए क्या है इसमें। प्राप्त तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसमें बृहद पोषक तत्व है एक क्या है? ये बृहद पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बृहद पोषक तत्व में बड़े बड़े चीज़ें आ रहे हैं। वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो कि कार्बोहाइड्रेट 60% है, लेकिन कि हमारे शरीर में 60 से 75% कार्बोहाइड्रेट रहता है। वही प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है तो 15% लगभग रहता है। और वसा जो है तो 25 से 30% तक रहता है। लेकिन हमें जैसे सवाल में दिखेगा उस तरह का ऑप्शन हम चयन करेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो 60 से 75 होता है, प्रोटीन 20 होता है और वसा 20 होता है। लेकिन 15 भी होता है प्रोटीन और 25 से 30 भी होता है प्रोटीन। और ये सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व है ना, इसमें खनिज है, लवण है, जल है और विटामिन। मतलब ये जो है ना, ये अपना सुरक्षात्मक वाला जो बात बताए थे कि उपापचय वाले जो घटक हैं वो इसमें सूक्ष्म वाले में आ जाएंगे। आगे क्या है देखिए। मानव शरीर में कुल 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में कुल 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में कुल 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर पेड़ की बात करें तो वहाँ 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जो मानव शरीर में 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं तो देखते हैं कि कौन सा है। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया,
दूसरा वसा है जो ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन है जो शरीर निर्माण करता है, विटामिन है जो उपापचयी संबंधी कार्य करता है, खनिज लवण भी जो उपापचयी संबंधी कार्य करता है, और ये न्यूक्लिक अम्ल अलग है और ये जल उसी में है, उपापचयी संबंधी कार्य करता है। तो 7 प्रकार के हमारे पास पोषक तत्व हैं। इससे आगे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए क्या है इसके बारे में। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं O2 यानी ऑक्सीजन के रेशियो के बारे में देखिए क्या है। कार्बन जो है तो 1 है और वो जो हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन जो है तो 1 है। इसमें 1:1 का रेशियो के अनुपात में जो युग्मित जटिल कार्बनिक पदार्थ है ना, उसे ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और मानव शरीर की कुल ऊर्जा का आवश्यकता जो है ना 60% से लेकर के 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही पूर्ण की जाती है। 1 ग्राम, अगर देखिए बता देते ना वहाँ पे कि अगर 60% से लेकर के 75% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त हो रही है। बाकी और फिर आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें मिलेंगी। पर मानव शरीर के कुल आवश्यकता का 60 से 75% ले करके ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा पूर्ण कर ली जाती है। 1 ग्राम के ग्लूकोज को तोड़ने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज को तोड़ने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और वहीं 1 कैलोरी में 4.18 जूल, 4.18 जूल कैलोरी प्राप्त होती है। 1 कैलोरी में कितना है जूल, 4.28 सॉरी। इसके आगे देखिए क्या है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में दिया है मोनोसेकेराइड। क्या है ये मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में क्या क्या दिया हुआ है, GGMT लिखा ना, GGMT शॉर्टकट GGMT से सबसे पहले इसको लेकर के आए यहाँ ग्लूकोज है। GGMT से ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, मैग्नीज हो गया, टाइओस हो गया। 4 चीज़ें दिया है GGMT यानी ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैग्नीज और टाइओस। मोनोसेकेराइड में 4 है, GGMT, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैग्नीज और टाइओस। बस हो गया। आगे ग्लूकोज वगैरह में अपना अंगूर और शहद से तो प्राप्त होता है ये। और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के बाद डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में क्या है, SML है शॉर्टकट। SML का मतलब हो जाए सुक्रोज, M का मतलब हो जाएगा माल्टोज, L का मतलब हो जाएगा लैक्टोज। ये सुक्रोज में जो है ना ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज तो सब में है, देखिए यहाँ से ग्लूकोज सब में है। डाइसेकेराइड में SML है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। लेकिन इस सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज है और प्लस फ्रक्टोज है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज है। लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है। डाइसेकेराइड में 3 है, SML। इसमें जो SML में सुक्रोज हो गया, सुक्रोज में ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है। और L वाले में लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज है। इसमें 3 हो गए। और उधर मोनोसेकेराइड में GGMT था, GGMT ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैग्नीज और टाइओस, उसमें 3 हो गए। ये डाइसेकेराइड है। अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में क्या दिया हुआ है, पॉलीसेकेराइड में क्या क्या है, स्टार्च है, काइटिन है, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोप्रोटीन है। पॉलीसेकेराइड में यह दोनों सेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ये मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बना है ना। पॉलीसेकेराइड जो है तो मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के ही बनता है। इसमें है क्या, स्टार्च है, काइटिन है, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोप्रोटीन है। हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में GGMT है, ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, मैग्नीज हो गया और टाइओस हो गया। फिर आ जाता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में SML है। SML का मतलब होता है कि जो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। फिर जी कि अपना पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो गया, काइटिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में जो अपना बॉडी बनाता है, प्रोटीन मतलब बॉडी बनाना, जिम वूम करने वाले प्रोटीन लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रोटीन में क्या है देखिए, प्रोटीन की खोज जो है तो J-Barjadius ने किया था। J-Barjadius ने किया था। Barjadius को ध्यान रखिए कि बर्जे रहे, बारजे बार बार करें। बर्जे मतलब किसी चीज़ को मना करने की बात करें, Barjadius। प्रोटीन की खोज जो है तो Barjadius ने किया था। इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड का समूह होता है। किसमें, प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड का समूह होता है। इसके द्वारा शरीर की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके द्वारा शरीर की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो प्रोटीन की खोज जो है तो Barjadius ने किया था। इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और ये शरीर के जो है तो मरम्मत और निर्माण का कार्य करता है, जो बॉडी बनाता है।
वृद्धि करता है वही होता है। और मानव शरीर में 15% भाग जो है तो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन उपलब्ध होता है प्रोटीन में, नाइट्रोजन। लेकिन कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिल करके बनता है प्रोटीन। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है प्रोटीन में। प्रोटीन का स्रोत जो है ना, मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली। प्रोटीन की सबसे बड़ी मात्रा जो है तो सोयाबीन में मिलती है और मूंगफली में भी मिलती है। एक कार्यशील महिला को 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 45 ग्राम लेना चाहिए। देखिए और किस में प्रोटीन मिलता है बताएंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो है ना बच्चों में होते हैं। प्रोटीन कमी से होने वाले, प्रोटीन कमी के कारण जो बच्चों में रोग होता है ना, एक क्वार्सियोरकर होता है और मारसमस होता है। क्वार्सियोरकर और मारसमस 2 रोग होते हैं। क्वार्सियोरकर जो है ना तो 3 साल के बच्चों के लिए 3 साल के बच्चों में होता है। इसमें पैर पतले हो जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं पैर। और जो मारसमस है ना, इसमें मारसमस में शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। मारसमस ये 1 वर्ष के लिए होता है। ये शारीरिक और मारसमस रोग जो है, इसमें मारसमस रोग जो है तो 1 वर्ष के बच्चों को होता है। इसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास रुक जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और उसका जो भाग है ना, प्रोटीन की मात्रा कहाँ से मिलती है, प्रोटीन के स्रोत क्या है, तो दाल हो गया, दाल, सोयाबीन, दूध, बादाम, पनीर, मांस, मछली, अंडा जो भी है। सबसे ज़्यादा जो है तो मांस मछली में तो सब कुछ है, चाहे जो भी देख लो आप, वो सब कुछ। ऊर्जा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जिसमें देखो उसी में तो ये दूध, मांस, अंडा सब भरा पड़ा हुआ है। तो हमें प्रोटीन देखें, प्रोटीन में क्या था, एक बार ऊपर से देखें। प्रोटीन की खोज जो है तो बारजेडियस ने किया था। इसमें 20 अमीनो एसिड है, ये 15% होता है। इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। और इसमें 45 ग्राम जो है तो एक कार्यशील महिला को प्रोटीन की ज़रूरत है। मूंगफली और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ये बॉडी बनाता है, मरम्मत करता है, ये अपना प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आपको पता ही है कि 1:1 के रेशियो में चलता है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का रेशियो में चलता है। इसमें तुरंत भोजन प्राप्त होता है, काहे से, कार्बोहाइड्रेट से। वसा के बारे में देखेंगे। वसा मानव शरीर के त्वचा के नीचे ग्लिसरॉल व वसी अम्ल के रूप में उपलब्ध होता है। वसा क्या है, वसा हमारे शरीर या त्वचा के जो नीचे है ना, ग्लिसरॉल रूप में, वसी अम्ल के रूप में उपलब्ध है वहीं हमारे शरीर की त्वचा के अंदर। और ये जो है 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री तापमान पर यदि तरल ठोस अवस्था में हो जाए, 20 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी तरल ठोस अवस्था में हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। कोई भी, जैसे मान के चलो कि अब नारियल का तेल है ना, 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड हो गया तो वो जम जाएगा। जमने को ही ठोस बोलते हैं। तो 20 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी तरल चीज़, उसको धूप में रख दो, वो तरल हो जाएगा, क्या, नारियल का तेल। तो ठोस रूप में बदल गया, वो क्या होता है, वसा हो गया, जैसे घी हो गया। किंतु इतने ही तापमान पर कोई वसा तरल अवस्था में बदल जाए तो वो तेल होती है। इतने ही तापमान में कोई यही वसा जो है तो तरल अवस्था में बदल जाए वो तेल होता है। तो मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई जमता है तो वो वसा, और 20 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई नहीं जमता तो वो तेल होता है। ठीक है, ये है हमारा वसा। 2 तरह से इसको बांटा गया है। संतृप्तता के आधार पर जो है तो वसा 2 प्रकार से बताया है इसको। एक है तो नारियल का तेल, एक क्या होता है, नारियल का तेल हो गया, दूसरा ताड़ का तेल, संतृप्त वसा हो गया। और एक असंतृप्त बात करें तो मछली का तेल हो गया और वनस्पति का तेल, असंतृप्त वसा हो गया। तो संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में क्या आ रहा है, नारियल का तेल और ताड़ का तेल। असंतृप्त वसा में क्या होना रहा है, मछली का तेल और वनस्पति तेल। ये वसा के 2 प्रकार की तरह से बताए हैं। आगे हम देख रहे हैं कि शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20 से 30% भाग वसा से पूर्ण किया जाता है। वसा का निर्माण जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वसा के बारे में हम देखें, ये शरीर के अंदर जो त्वचा के अंदर पाया जाता है, और 20 डिग्री में जो जम जाए वो वसा है, और न जमे तो वो तेल होता है। एक संतृप्तता के आधार पर होता है, एक असंतृप्त होता है। एक संतृप्त मतलब नारियल और ताड़ का तेल होता है, और असंतृप्त का मतलब होता है कि जो अपना वनस्पति और मछली का तेल, ये हो गया। और शरीर में कुल लगभग जो है तो 20 से 30% जो है तो ये ऊर्जा यहीं रखता है, ये रखता है।
15% प्रोटीन, और वैसे मोटा मोटा रखें तो 20% प्रोटीन, 20% वसा और 60% कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 60 से 75% होता है कार्बोहाइड्रेट और 15% प्रोटीन होता है और 20 से 30% जो है तो हमारा ये वसा होता है। कुछ विटामिन के बारे में देखिए, सारे विटामिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटा पढ़ेंगे। विटामिन की खोज जो है तो फंक ने किए थे 1911 में। विटामिन की खोज नहीं किए थे फंक, विटामिन शब्द की खोज किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था, और विटामिन की खोज ना हॉपकिंस ने किया था 1911 में। विटामिन की खोज फंक ने किया था 2011 में, लेकिन विटामिन शब्द की खोज उन्होंने किया था, और विटामिन की खोज जो है तो हॉपकिंस ने किया था 1911 में ही किया था। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जिसकी भूमिका जो है तो जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में होती है। विटामिन की बात करते हैं अगर, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इसका कार्य होता है। इसी कारण से इसे शरीर का सुरक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, और खाद्य मंत्री भी कहा जाता है इसी को। विटामिन को ही खाद्य मंत्री भी कहा जाता है, सुरक्षात्मक पदार्थ तो कहा ही जाता है। यदि विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता, यदि विटामिन की संश्लेषण जो है तो मानव शरीर में नहीं होता, तो इन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विटामिन अगर हमारे शरीर में नहीं बन रहा है तो हम इसे भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, और अल्प मात्रा में विटामिन डी व के उत्पादन मानव शरीर में ही किया जाता है। वो मानव शरीर में किया जाएगा ये डी और के। बाकी का अगर विटामिन अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो आपका डी और के जो है तो आपके अंदर ही उत्पन्न होगा और बनेगा, तभी ठीक है। विटामिन के 2 प्रकार हो रहे हैं। कौन कौन से 2 प्रकार विटामिन के? एक जल में घुलनशील है और एक वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील BC, जल में घुलनशील कौन सा है? जल छोटा सा ना, छोटा सा जल BC 2 शब्द में, और वसा थोड़ा बड़ा है ना तो इसमें ADEK आता है। ADEK करो चाहे ADEK करो, है ना। वसा में घुलनशील 2 प्रकार से हो रहे हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जो कैंसर उपचार में उपयोगी है, और इसी कोबाल्ट के वजह से जब बारिश होती है ना बरसात में पहली बारिश, तो उस माह की सौंधी मिट्टी है ना, वो कोबाल्ट के वजह से ही मांगती है इतना, है ना। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में, जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता था। खनिज लवण में क्या क्या है? अभी हमने क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा है, प्रोटीन है, विटामिन हमने पढ़ा, 4 चीज़ें हमने पढ़ा। 4 चीज़ों के बारे में देखें। आज आप 5वां चीज़ देख रहे हैं, खनिज लवण। खनिज लवण जो है तो पूर्णतः भोजन से के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। खनिज लवण क्या? पूर्णतः भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में इनका उपयोग उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में मानव शरीर निम्नलिखित प्रकार से खनिज लवण प्राप्त करे। खनिज लवण क्या है? उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, सुरक्षात्मक और नियामक। उपापचयी से मतलब समझिए आपकी सीधे पाचन शक्ति से, जो पचा डाले, है ना, इस तरह से होता। तो खनिज लवण हो गया इसका, जो पूर्णतः जो है तो भोजन से प्राप्त होता है। कार्य जो है इसका तो शारीरिक उपापचयी क्रियाओं करता है। निम्नलिखित प्रकार से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इसमें कौन कौन से खनिज लवण हैं? देखो, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। याद करना पड़ेगा ये कौन कौन सा है। सोडियम है, क्लोराइड है। अब सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फिर आयरन हो गया, फिर आयोडीन हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर जस्ता है, फिर तांबा है, फिर कोबाल्ट है। तो हमारा खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है खनिज लवण। इसका कार्य जो है तो उपापचय संबंधी होता है। इसके पहले वसा के बारे में देखें अगर, तो ये वसा जो है तो त्वचा के नीचे पाया जाता है। 20 डिग्री टेम्परेचर में जम गया तो वो वसा है। नारियल का तेल, ताड़ का तेल संतृप्त है, असंतृप्त मछली का तेल हो गया और वनस्पति का तेल हो गया। 20 से 30% जो है तो ये शरीर में रहता है वसा, ठीक है। प्रोटीन की विटामिन जो हमने देखा, विटामिन के बारे में, तो विटामिन तो हम देख रहे हैं कि 1911 में फंक ने खोज की थी शब्द की, लेकिन हॉपकिंस ने किया था, उसका खोज किया था। आगे हम देखते हैं। गर्भवती महिला में कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी के कारण जो है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। स्टार लगाई, इसको एनीमिया रोग होता है। CTET का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। गर्भवती महिला में क्या है? कैल्शियम और आयरन की कमी हुई, और जैसे ही कैल्शियम और आयरन की कमी होती है ना, एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें थकान लगती है, वीकनेस आता है, खाने का मन नहीं करता, एनीमिया रोग का लक्षण, है ना। जल के बारे में देखिए। जल, भाई साहब, जल तो हर कोई पीता है और हर किसी को पता होना चाहिए कि जल क्या है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। H2O होता है ना, H2O वही है। तो H2 माने H के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होता है।
से बना होता है। ये अकार्बनिक पदार्थ है, अभी तक जो मिले थे सब कार्बनिक पदार्थ मिल रहे थे, ये अकार्बनिक है। ये अकार्बनिक पदार्थ है जल, जो मानव शरीर का लगभग 65 से 70% भाग जल से बना होता है। मानव शरीर का लगभग 65 से 70% भाग जो है तो जल होता है। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में, शरीर के ताप को बनाए रखने में, अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका। 3 कार्य बता रहे हैं यहाँ पे। एक उपापचयी क्रियाओं को, जो अपना खनिज लवण करता है, जल और विटामिन, ये सब क्या है, उपापचयी क्रिया करते हैं। और साथ ही शरीर का तापमान भी बनाए रखता है, साथ ही जैविक रासायनिक क्रियाएं भी करता है। अब हम पहुंच गए आगे। पानी में आर्सेनिक विष की अधिकता के कारण, पानी में आर्सेनिक विष की अधिकता के कारण कैरोटीन नामक रोग होता है। पानी में आर्सेनिक विष अगर अधिक हो गया तो कैरोटीन, और भारत में एक आर्सेनिक रोग कहाँ, वही पश्चिम बंगाल वाला है ना क्षेत्र, वहाँ होता है आर्सेनिक रोग। वहाँ के पानियों में वो कुछ जलकुंभी, वहाँ का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है जलकुंभी को ना वहाँ का। पानी में आर्सेनिक विष की अधिकता के कारण जो है तो कैरोटीन नामक रोग हो जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखिए, जिसको हम नाभिकीय अम्ल भी कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड को जो है तो नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं। अम्ल विभिन्न, यह है न्यूक्लिक अम्ल जो है तो विभिन्न कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि का बना बहुलक है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अभी तक हमें 3 चीज़ें मिल रही थी, इसमें 4 है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, आदि का बना हुआ बहुलक है ये। ठीक है। अल्प मात्रा में हमारे शरीर में भी पाया जाता है। अल्प मात्रा में हमारे शरीर में, शरीर की कोशिका में डीएनए और आरएनए में के रूप में प्रयुक्त होता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, हमारे डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए में अल्प मात्रा में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ जो है ना, न्यूक्लिक अम्ल, आनुवांशिक पदार्थों के संचरण में, आनुवांशिक पदार्थों के लिए, आनुवांशिक पदार्थों की बात कर रहे थे ना जब वहाँ पे, जब आप भोजन की आवश्यकता बताए थे, 4 बताए थे, उसमें आनुवांशिकता के लिए, तो आनुवांशिकता के लिए यही आया था, अमीनो, ये न्यूक्लिक एसिड। तो आनुवांशिक पदार्थों के संचरण में प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण, प्रोटीन एवं एंजाइम एवं क्रोमियम कर लीजिए, क्रोमेटिन का निर्माण के जाल में न्यूक्लिक एसिड का महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब आनुवांशिक पदार्थों के संचरण में प्रोटीन और एंजाइम का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड है। इनको निर्माण करने में न्यूक्लिक एसिड का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन की आवश्यकता का वर्गीकरण और भी आगे देकर के देखा। भोजन की आवश्यकता का वर्गीकरण कैसे, भोजन की आवश्यकता का वर्गीकरण क्या है, भोजन की आवश्यकता का वर्गीकरण, कार्य करने की प्रकृति, पुरुष और महिला। कार्य करने की प्रकृति यानी सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक कितना है, पुरुष को 2000 कैलोरी, महिला को 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है सामान्य कार्य करने के लिए। वहीं 8 घंटा कार्य करने के लिए पुरुष को 3000 कैलोरी की ज़रूरत है और महिला को 2500 कैलोरी की ज़रूरत है। और कठिन कार्य करने के लिए पुरुष को 3600 कैलोरी और महिला को 3000 कैलोरी की ज़रूरत है। मतलब सामान्य कार्य करने के लिए पुरुष को 2000 कैलोरी, महिला को 2100 कैलोरी। पुरुष अगर 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो उसको 3000 कैलोरी की ज़रूरत है, महिला अगर 8 घंटे ड्यूटी कर रही है तो उसे 2500 कैलोरी की ज़रूरत है। कठिन कार्य पुरुष कर रहा है तो उसको 3600 कैलोरी चाहिए और महिला को 3000 कैलोरी की चाहिए। प्रारंभ में दूध को संतुलित आहार के रूप में माना जाता था, लेकिन अब उसे नहीं माना जाता। कैसे कि उसमें से कैल्शियम और कुछ क्या क्या चीज़ें की कमी बताया है और विटामिन सी, आयरन की कमी हो गई, इसलिए संतुलित आहार नहीं मानते। लेकिन अपवाद ही है एक कि अंडे को संतुलित आहार माना जाता है। देखिए भारत में कुछ पोषण स्थान दिए हुए हैं। क्या है ये, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान, पोषण अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी से अनुसंधान कहाँ है, ये मैसूर में है। कहाँ है, कर्नाटक मैसूर में है। केंद्रीय औषधि जो है तो ये लखनऊ में है। कहाँ है, केंद्रीय औषधि लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि केंद्र अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है। मतलब कि सबसे पहले वाला राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान कहाँ है, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान हैदराबाद में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान मैसूर में है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। पदार्थों की सुरक्षा एवं स्वच्छता, भोजन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण भोजन विषयुक्त हो जाता है। भोजन में अगर लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया हो गई मतलब भोजन जो है तो जहर के समान होता है। कौन सी बैक्टीरिया है, यह है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, इसको ध्यान रखिए।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति से क्या हो जाता है, भोजन जहरीला हो जाता है। लेकिन इसी सोडियम बेंजाइट का प्रयोग करके इस विष से बचाया भी जा सकता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति से खाना जो है तो जहर के समान हो जाता है, लेकिन सोडियम बेंजोएट की वजह से इसे जहर से बचाया जा सकता है। भारत में खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांचने के लिए एक एग मार्क चिन्ह प्रदान किया गया है। भारत में खाद्य पदार्थों के शुद्धता को जांचने के लिए एग मार्क चिन्ह दिया गया है। देखो क्या, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत, ऐसा नहीं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 एक्ट के तहत 2011 में भारत सरकार ने परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन एक FSSAI बनाया, फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी एक्ट इंडियन का गठन किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एक्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 एक्ट के तहत 2011 में किया गया। ये पूछे 2011 में, 2006 ना लगा देना, वो एक्ट 2006 है, 2006 के तहत, लेकिन ये 2011 में बना है। ये FSSAI का गठन किया गया है। हमने क्या देखा था कि पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा संस्थान कहाँ है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी खाद्य सुरक्षा कहाँ है, वो कर्नाटक मैसूर में है। और औषधि केंद्र कहाँ बताया था, लखनऊ में बताया था। सबसे पहले क्या देखा था हमने, ऊपर से नीचे करके देखते हैं। भोजन की आवश्यकता त्वरित ऊर्जा की प्राप्ति हेतु हमने देखा था, शरीर विकास निर्माण के लिए, आनुवंशिक पदार्थों के लिए, उपापचय क्रियाओं के लिए। स्रोत देखे थे, भोजन के 2 स्रोत होते हैं, पादप से और जीव जंतुओं से। भोजन के घटक हमने देखा था, तो ऊर्जा उत्पादक घटक हो गया जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। शरीर निर्माण एवं विकास के घटक प्रोटीन है। उपापचय नियंत्रक घटक जो है तो विटामिन, खनिज, लवण हो गया। आनुवंशिक में न्यूक्लिक एसिड हो गया। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज, लवण, जल और नाभिकीय अम्ल। कार्बोहाइड्रेट तो आप समझते ही हैं कि 1:1 रेशियो के में है और लगभग 60 से 75% हमारे शरीर में पाया जाता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड उसका प्रकार है। प्रोटीन तो आप जानते हैं कि बार्जेडियस ने किया था, 20 अमीनो एसिड होते हैं इसमें, 15% भाग पे होता है। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में। बसा जो है तो आप जानते हैं त्वचा के नीचे मिलता है, 20% जो टेम्परेचर में जम जाए बसा है, जो न जमे वो तेल है। विटामिन की खोज जो है तो फंक ने किया था 1911 में, लेकिन 1911 में फंक शब्द की खोज किए थे, विटामिन शब्द की, है ना। और ये हॉपकिंस जो है विटामिन की खोज किए थे। ये विटामिन जो है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। बाकी आप विटामिन में और भी पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी होता है। ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल है, बी का थायमिन हो गया, सी का स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बी रोग होता है, डी का कैल्सीफेरॉल हो गया, ई का लोकोफेरॉल है ना, और उसका फिनोक्विन हो गया, एफ वाले का। तो विटामिन हो गया। B12 की वजह से कोबाल्ट होता है। खनिज लवण आप जानते हैं कि ये ऊर्जा पूर्णतः भोजन से प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट आदि होते हैं। जल वगैरह देखिए, न्यूक्लिक हमने देखा। भोजन की प्राप्ति जो है तो सामान्य आदमी करता है तो 2000 और महिला को 2100, 8 घंटे में 3000 पुरुष को, और 2500 जो है तो महिला को। कठिन कार्य 3600, 3000 होता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान हैदराबाद में है और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि जो है तो लखनऊ में है। इस तरह से हमारा ये भोजन वाला टॉपिक जो है तो मुख्य रूप से मेन टॉपिक जो है, इतना आप पढ़ के जाइए, इससे सवाल बनने वाला है। इतना आज तक रखते हैं। यहाँ तक आपने देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। द स्टडी आश्रम आपके लिए ऐसे कुछ वीडियो बनाएगा, हम आपके साथ ही हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय, हैव अ नाइस डे।